हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी के बच्चे हैं वे भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग या प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग, तो वो अपने डाउट जो है ये वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। गुड इवनिंग कृष्णा, गुड इवनिंग लक्ष्मी। तो आइलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको करवा दिया था। अंडमान के बारे में बता दिया था, निकोबार के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में करवा दिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, थार डेजर्ट। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया है। थोड़ा सा ये टॉपिक रहता है, उसके बाद हमारा जो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज की जो आपकी क्लास है ना, वो आपकी ये छोटा सा सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा ही जाएगा। उसके साथ में ही आज आपका डाउट सेशन भी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आज मैं आपके सारे डाउट लूंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से यहाँ पे शेयर करें ताकि मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है या आपसे प्रिपरेशन नहीं समझ में आ रहा है, सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ आपको पूछना है, तो जो भी पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है। हमारी आज आपकी 15th क्लास है और 15th क्लास में हमने मोस्टली हमारा ये जो टॉपिक है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन, बेटे ये बड़ा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक होने की वजह से क्लास थोड़ी सी ज्यादा लगती है इसमें। ये लगा लो आपका 30 क्लास में आपकी जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इतनी क्लास नहीं। तो बताओ आपको अगर कोई भी डाउट है तो, नहीं तो हम जो क्लास है वो आगे शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपका देखो, ये इंडिया है, ये इंडिया का फिजिकल डिवीजन जो है हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, उसमें फिजिकल डिवीजन में देखो हम ये थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो माउंटेन वाला एरिया है, हिमालय माउंटेन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हिमालय माउंटेन के नीचे, एग्जैक्ट नीचे ये जो लोकेशन है, ये आपका प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये आपका सारा क्या है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। प्लेट्यू के बारे में पढ़ चुके हो। पेनिनसुलर प्लेट्यू के यहाँ पर आपकी क्या है, हिल्स हैं। ठीक है, ये जो हिल्स हैं, इन हिल्स को क्या बोला जाता है, घाट। घाट्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। उसके बाद ये जो आपका एरिया जो समुद्र से लगता है, ये आपका कोस्टल एरिया, ये अभी हम आज पढ़ेंगे। कोस्टल एरिया क्या होता है, जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और अभी पहले शुरुआत करेंगे हमारा कैसे, डेजर्ट से। डेजर्ट को आप कैसे क्लासिफाई करते हो या कैसे हम पता लगाते हैं कि ये एरिया डेजर्ट है, ये एरिया प्लेन है। देखो डेजर्ट जो है ना, डेजर्ट एरिया की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वहां पर जो आपका इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन ज्यादा है। जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन यानी कि आपका रेनफॉल, वो क्या है,
कम है, इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। और वहां पे कैसी कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, नमी बिल्कुल नहीं है, इसी के बारे में आप पढ़ोगे। जो डेजर्ट है एक एरिड लैंड है, एक शुष्क भूमि है। शुष्क मतलब सूखी भूमि है, जहां पे जो वाटर है वो क्या हो चुका है, जहां पानी वर्षा से जहां पानी वर्षा से प्राप्त पानी की तुलना में वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो बारिश से जो पानी मिलता है ना, जब तक ये बारिश की बूंदों का पानी नीचे आता है ना, उससे पहले तो ये पानी क्या हो जाता है, इसका इवेपोरेशन हो जाता है, ये वाष्प बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा है प्रेसिपिटेशन से। जितनी बारिश है ना, उससे ज्यादा तो इवेपोरेशन हो जाता है। और इस रीजन में क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। यह वह क्षेत्र है जहां वाष्पीकरण की दर वर्षा की दर से अधिक है। ये होता है आपका थार डेजर्ट। अच्छा, एक आपको जो डेजर्ट है, डेजर्ट के बारे में एक बात नोट करना कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है ना, वो सभी जो आपके कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट के कौन सी डायरेक्शन में मिलेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे, वेस्टर्न पार्ट में मिलेंगे। जैसे ये आपका इंडिया है, अब इंडिया के यहाँ पे है आपका थार डेजर्ट। ठीक है, वेस्ट में मिलता है। क्यों मिलता है, देखो आपका ये अर्थ है, और अर्थ को एक लाइन दो पार्ट में डिवाइड करती है, वो है 0 डिग्री। इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले भाग को बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 0 से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में, इन 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में एक हवा चलती है जिसको बोला जाता है ट्रेड विंड, या जिसको बोला जाता है ईस्टर्ली विंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्वी पवने या व्यापारिक पवने। ठीक है, अब ये जो ट्रेड विंड है, इनकी डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे बारिश करती है, विंड ऐसे चलती है। अब जब बारिश यहां से शुरू होती है तो देखो यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, और जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे बारिश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसलिए आपके मोस्टली जो डेजर्ट है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ रहे हैं द थार डेजर्ट। हिंदी में देख लो, थार रेगिस्तान, यह एक कम अक्षांश वाला रेगिस्तान है, यानी कि आपका लो लेटीट्यूड में स्थित है। किस लेटीट्यूड के बीच में है, देखो आपका जो इंडिया है ना, इंडिया आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट लेटीट्यूड टू, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंडिया। तो आपका जो रेगिस्तान है ना, आपका जो डेजर्ट है, डेजर्ट एक लो लेटीट्यूड पे है, जैसे 0 10 20 डिग्री, फिर 30 40 50। तो इंडिया किसके बीच में है, इस सिर्फ 8 या 8 से लेके 37 डिग्री तक के बीच में है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, लो लेटीट्यूड बोला गया है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो, इट इज अ लो लेटीट्यूड डेजर्ट, और इसको ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोला जाता है। अब इसको ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये इसे उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है। आपके पूरे अर्थ में दो ही क्या है, पूरे अर्थ में जो पूरा अर्थ है ना, पूरे अर्थ में आपके 3 ही रीजन है। सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल के बाद आपका टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट के बाद आपका सबसे ऊपर है फ्रिज्ड रीजन।
ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्यों बोलते हैं? ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय। यह वो ट्रॉपिकल एरिया, वो एरिया होता है जहां पे आपको क्या मिलता है? ट्रॉपिकल एरिया वो एरिया है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा मिलती है। जिस जोन में सूर्य की किरणों की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल। उससे ऊपर टेम्परेट है, फिर आपका क्या है? फ्रीज्ड है। इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। और जो इसका नाम है थार, वो थुल शब्द से लिया गया है, जो इस क्षेत्र की रेतीली चोटियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आपका ये जो थार वर्ड है, थार वर्ड थुल से लिया गया, जिसका मतलब किसे है कि यहाँ पर पाई जाने वाली बड़ी बड़ी चोटियों से है, उसके लिए थार वर्ड यूज किया गया है। और थार जो रेगिस्तान है एक शुष्क क्षेत्र है। शुष्क यानी कि आपका ड्राई एरिया, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। और ये इतने जो आपका 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। यानी कि पूरे दुनिया का 9th जो है ये लार्जेस्ट आपका रेगिस्तान है। अब इससे आपकी सीमा बता रखी है कि इसकी सीमा कैसे लगती है, ये हम पहले मैप पे देख लेते हैं। देखो ये आपका क्या है? ये आपका पूरा थार डेजर्ट है। अब ये थार डेजर्ट का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। थार डेजर्ट के वेस्ट में कौन सी नदी इसकी बाउंड्री बनाती है? इंडस नदी और इसकी सहायक नदियां इसकी क्या बनाती है? वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। नॉर्दर्न बाउंड्री कौन बनाता है? पंजाब और हरियाणा प्लेन। ईस्टर्न बाउंड्री कौन बनाता है? इसका अरावली माउंटेन्स। ठीक है। और सदर्न बाउंड्री कौन बनाता है? गुजरात और ये आपका। अब इसको पढ़ लेते हैं। किसकी सीमा? पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है। ठीक है, आ गया समझ में? ये आपको ये 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। और ये इसको बॉर्डर किया हुआ है इंडस रिवर ने वेस्ट से, पंजाब प्लेन ने नॉर्थ से, अरावली ने साउथ से और कच्छ ने साउथ 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 ईस्ट से अरावली ने, और कच्छ ने साउथ ईस्ट से। और 60% जो डेजर्ट है ना वो राजस्थान में ही लाई करता है। देखो ये जो आपका डेजर्ट है, डेजर्ट, यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि डेजर्ट का जो मोस्टली पार्ट है वो राजस्थान में है 60%। लेकिन कुछ इसका पार्ट पंजाब के एरिया में भी है, कुछ इसका पार्ट हरियाणा में भी है, कुछ इसका पार्ट राजस्थान और गुजरात, राजस्थान में तो है ही है, और कुछ पार्ट गुजरात में है। ठीक है। जो थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान की भूमि की जो सतह है वो पिछले 1.8 मिलियन वर्षों में रेत का जो वायु जमाव है वो संचय है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो थार डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट में कितने सालों से, कितने वर्षों से जो मिट्टी है वो जमा हो रही है। तो 1.8 मिलियन ईयर्स एगो, 1.8 मिलियन ईयर से यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो जमा हो रही है। और ये जो सतह है इस पर बहुत ऊंचे ऊंचे, कहीं पर ऊंचे कहीं पर नीचे रेत के जो टीले हैं ना वो मिलते हैं। और ठीक है। और जो ये टीले हैं ना, ये टीले लगातार शिफ्ट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पता लगेगा कि ये शिफ्ट क्यों करते रहते हैं और कैसे करते हैं। और इन टीलों का आकार भिन्न होता है। कुछ जो पुराने रेत के टीले ना वो 150 मीटर से ऊंचे हैं। और इस क्षेत्र में जो पलाया, पलाया मतलब खारा झील होती है, जिसे स्थानीय तौर पर जो ढांड है, ढांड के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे क्षेत्र में क्या है? बिखरा हुआ है। ये आपके जो खारी, आपकी जो सैलाइन लेकिन उसके एग्जाम्पल है, जैसे आपका सांबर है, कुचामन है, डिंडवाना है, पचपदरा है, फलोदी, खरगोड़ा, लून करना सर सामान्य, ये नमक के स्रोत है, यहाँ से सॉल्ट मिलता है। आपको समझ में आ गया कि जो आपका थार डेजर्ट है, यहाँ पे जो मिट्टी जमा हो रही है वो 8 मिलियन ईयर्स से हो रही है जमा। और यहाँ पे
बड़े छोटे हर तरीके के जो बालू के टिब्बे हैं, रेत के टिब्बे हैं, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये जो ड्यून्स है, ये जो टिब्बे हैं, ये क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। इनका शेप साइज सब बदलता रहता है टाइम के साथ। कहीं कहीं पर ये जो आपके टिब्बे हैं, इनकी जो हाइट है वो 150 मीटर से भी ज्यादा है। इस रीजन में पलाया लेक यानी कि खारे पानी की झील मिलती है, जिनको ढांडस लोकली, मतलब कि उस एरिया में लोकली ढांडस भी बोलते हैं, पूरे रीजन में फैली हुई हैं। ये कुछ लेक्स के आपको नाम दिए गए हैं। और जो लुकरन सर, ये सारी क्या है, ये मेजर सोल्ट के सोर्स है, मतलब कि यहाँ से नमक मिलता है। अब ये क्या है, यह अनुदैर्ध्य टीलों और बरखनों से युक्त लहरदार स्थलाकृति की भूमि है। आपका टीले, अनुदैर्ध्य टीले देखो, ये ये जो रेत के टीले होते हैं। बारखंस आपके क्या है, सींग की शेप में, जैसे भैंस का खुर होता है ना, ऐसे क्रीसेंट शेप में ये होते हैं बारखन, ऐसे जब रेत जमा होता है। तो ये आपका जो थार डेजर्ट है, इन चीजों से बनी हुई है, और एक अनड्यूलेटिंग प्लेन है, यानी कि उबड़ खाबड़ जो है भूमि है ये। और इस क्षेत्र में पूरे साल में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति है ना, वनस्पति क्या कह रहे हैं, इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, यानी कि यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, यहाँ पे शुष्क जलवायु है और वनस्पति कम मिलती है। देखो ये तो सीधा ही आपको पता है कि जब पानी अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर तो अवेलेबल है लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वेजिटेशन कैसे अच्छी होगी। और इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे क्या बोला जाता है, मरुस्थली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मरुस्थली, क्योंकि वहां पे बेटे रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता है, वहां पे पानी अवेलेबल नहीं है। जब पानी अवेलेबल नहीं है तो वहां की जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका राजस्थान है, राजस्थान की जो मिट्टी है, वो कोई ऐसी मिट्टी नहीं है कि उसमें कुछ उग ही नहीं सकता। वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बस उसकी लिमिटेड जो फैक्टर है, उसकी लिमिटेशन, लिमिटेड वो कहाँ पे होती है, क्योंकि राजस्थान में पानी अवेलेबल नहीं है। और ये माना जाता है कि जो मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग के दौरान ये जो एरिया था वो समुद्र के नीचे था। ये मैंने पहले भी बताया था। और इसकी जो पुष्टि है ना, वो आपका एक पार्क है, ठीक है, जैसलमेर में, वहां पे इसके क्या मिले हैं, फोसिल मिले हैं। क्या है, एविडेंस वुड फोसिल पार्क में अक्कल के पास मेराइन डिपॉजिट मिले हैं। ठीक है। वहां से पता चलता है कि ये जो आपका राजस्थान है, राजस्थान किसके नीचे था, पानी के नीचे था। आया समझ में। बताओ बेटे, यहां तक समझ में आ गया, पूरा फिजिकल जो डिवीजन है इंडिया का वो आप लोगों को समझ में आ गया। साथ साथ आंसर दिया करो ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। बताओ जल्दी से, नहीं तो क्लास आगे शुरू में कैसे करूंगी जब तक आप लोग नहीं बताओगे तो। नोट्स बना लिए हैं सबने, जितना पुराना था वो आप लोगों ने उसके पढ़ के नोट्स बनाए हैं। पूछ लो कुछ आपसे। ओके ओके। बस अब मुझे ये और बता दो कि आप लोग साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
इतने आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि जो एक बात और है, देखो ये आपका क्या है, ये यहाँ पे आप सबको पता है ये पेनिनसुलर प्लेटू है। तो राजस्थान में जो रॉक मिलती है ना, राजस्थान की रॉक की स्टडी की और जो पेनिनसुलर प्लेटू की रॉक की स्टडी की ना, तो उससे ये पाया गया कि राजस्थान में जो रॉक है वो भी पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। जो रेगिस्तान की चट्टानी संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। विस्तार मतलब कि प्रायद्वीपीय चट्टानें यहाँ तक फैली हुई हैं। ये जो राजस्थान में भी जो चट्टानें मिलती हैं वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू की चट्टानों का ही फैला हुआ रूप है। लेकिन क्या हुआ है ना, बहुत ज्यादा एरिड कंडीशन, मतलब कि आपका जो राजस्थान है वहां पे बहुत एरिड कंडीशन है, मतलब बहुत सूखी कंडीशन है, जिसकी वजह से ये जो आपकी पेनिनसुलर प्लेटू की यहाँ पर रोक थी ना राजस्थान में, उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके जो फीचर्स है ना वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल उनका वो इरोड हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनकी वेदरिंग हो गई है, और वेदरिंग हो गई है, यानी कि उसका इरोजन हो गया है, अपक्षय हो गया है। और जो हवा है, हवा ने भी उस पर काम किया, उसकी वजह से उसका जो रूप है ना वो ही चेंज हो गया है। इसलिए देखने में अगर देखें तो जो राजस्थान है, राजस्थान की रॉक पेनिनसुलर प्लेटू से नहीं मिलती है। लेकिन जब डीप स्टडी की, डीप स्टडी से पता चला कि राजस्थान में भी जो रॉक मिलती है वो पेनिनसुलर प्लेटू रॉक का ही पार्ट है। बस फर्क ये है कि राजस्थान में बहुत एरिड कंडीशन होने की वजह से उन रॉक्स का जो रूप है वो चेंज हो गया है। ओरिएंटेशन के बेस पर जो डेजर्ट है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक नॉर्दर्न पार्ट स्लोपिंग टुवर्ड सिंध एंड सदर्न पार्ट द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, एक पार्ट किसकी तरफ है, सिंध की तरफ, और दूसरा है ये रन ऑफ कच्छ की तरफ इसका झुकाव है। और यहाँ पे आपके बारखन मिलते हैं। बारखन कैसे, मैंने अभी अभी आपको बताया, सींग जैसे होते हैं ना, सींग शेप वैसे होते हैं बारखन। ये बारखन आपके रेत के टिब्बे ही होते हैं, बालू के टीले ही होते हैं, बस इनकी शेप कैसी होती है, ऐसी क्रीसेंट शेप होती है, जैसे आपका चांद होता है ना, आधा चांद, वैसी शेप होती है। ठीक है, अब उसके बाद है जो थार रेगिस्तान है, इसे महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ये जो आपका इंडिया है, मतलब कि जो भारत है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक बहुत बड़ा ये शुष्क क्षेत्र है, ये जो 200 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये देखो, ये आपका इंडिया है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पाकिस्तान है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो आपका थार डेजर्ट है ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है, और ये दुनिया का 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। अगर ये पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में थार डेजर्ट का नंबर कौन सा, तो पूरे वर्ल्ड में ये दुनिया का 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और अगर कोई है यहाँ पे, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पता है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। जल्दी बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ये तो पता होना चाहिए, सेकंड थर्ड का क्वेश्चन है ये, सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। बिल्कुल कृष्णा, राइट। सहारा डेजर्ट जो कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और आपका थार डेजर्ट 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और अगर पूछा जाए उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, तो उपोष्ण कटिबंधीय में इसकी जो रैंक है वो 9वीं है। जो थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान का लगभग 85% जो भाग है वो भारत में है, और 15% भाग पाकिस्तान में है।
जो थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि जो पूरा इंडिया का ये जोग्राफिकल एरिया ना, ये इंडिया का पूरा एरिया 100% है, उसमें से लगभग सिर्फ 4.56% एरिया किसका है, थार मरुस्थल का है। और 60% से अधिक जो रेगिस्तान है वो भारत के जो राज्य है राजस्थान में स्थित है। और भारत का ये जो आपका थार डेजर्ट है ये गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक भी फैला हुआ है। पाकिस्तान का हिस्सा सिंध और पंजाब प्रांतों तक फैला हुआ है। ठीक है, ये देखो जो हिस्सा आपका रेगिस्तान का पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोला जाता है इंग्लिश में। और देख लो कि जो थार डेजर्ट है इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये डेजर्ट फैला हुआ है। और ये 200 किलोमीटर जो स्क्वायर 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है और एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है। और ये वर्ल्ड का 20 लार्जेस्ट डेजर्ट है और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में ये 9th लार्जेस्ट है। 85% जो थार डेजर्ट है वो इंडिया में ही है और 15% पाकिस्तान में है। जो थार डेजर्ट है पूरे इंडिया का 100% जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें से सिर्फ 4.56% एरिया किस में है, किसका है, इसका है राजस्थान का, थार डेजर्ट का है। 60% जो डेजर्ट है वो इंडिया के स्टेट राजस्थान में है। थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा इसका जो गुजरात, पंजाब और हरियाणा से भी लगता है। ठीक है, अब जो थार डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट को जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो बहुत कम होती है। यहाँ पे जो वर्षा है ना वो 4 इंच तक होती है, चार मतलब कि 4 इंच। ये देखो ये थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। और मैंने बताया था जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं बारिश क्या हो जाती है, कम। तो ईस्ट में बारिश क्या होती है, ईस्ट में बारिश है 20 इंच, वही वेस्ट में बारिश कितनी है आपकी, 4 इंच। तो जैसे ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो बारिश क्या हो जाती है, थार डेजर्ट में भी ईस्ट टू वेस्ट जाए तो बारिश कम होती जाती है। जो विंड होती है ना वो ड्राई नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है। और जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मई और जून के महीने में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एक बात याद रखना, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों डेजर्ट की हाई होती है। आप डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालते हो, दिन का मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इससे निकलता है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर मान लो 32 है और मिनिमम टेम्परेचर मान लो 15 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो डेली रेंज निकल आएगी। ऐसे ही एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकलेगी, आपका जो साल है, साल में किस महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा है और किस महीने में सबसे कम टेम्परेचर रहा है, उन दोनों को माइनस करके एनुअल रेंज निकाल ली जाती है। लेकिन जो आपका थार डेजर्ट है इसकी दोनों आप, इसकी दोनों कौन सी, डेली रेंज भी और एनुअल रेंज भी हाई रहती है। जो कोल्डेस्ट मंथ का जनवरी का यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा आपने एक चीज देखी है कि जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का गर्मियों में टेम्परेचर देख, दिन को और रात का ही बताती हूँ। दिन में अगर वहां पे टेम्परेचर 50 है ना, तो रात को वहां पे टेम्परेचर कई बार माइनस में भी चला जाता है, -40 भी, -35 भी। ऐसा क्यों होता है, किसी को रीजन पता है? कि जो डेजर्ट एरिया है, ये जो थार डेजर्ट है, उसमें दिन में टेम्परेचर तो बिल्कुल वहां पे इतनी गर्मी हो जाती है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, और रात को वही टेम्परेचर देखो कितना कम हो जाता है। क्या रीजन होगा इसके पीछे, बताओ। जितना लिखोगे, जितना लिखकर बताओगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा।
किसी को नहीं पता रीजन? इसका रीजन क्या है कि जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट आपका मिट्टी वाले पार्ट से बना हुआ, मिट्टी से बना है। लैंड का और सी का नेचर कैसा है? देखो, जो आपकी लैंड है ना, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा होती है। वही जो आपका पानी है, पानी का नेचर कैसा है कि पानी लेट गर्म और लेट ठंडा होता है। ठीक है। जो आपकी लैंड है ना, लैंड का जो सन की किरणें यानी उसको सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। वही जो वाटर है, वाटर में सन की रेस को 200 मीटर की गहराई तक घुसना पड़ता है और इतनी सारी लेयर को गर्म करना पड़ता है। अब जब ये लेयर एक एक करके इतनी लेट गर्म होती है तो ये धीरे धीरे करके उस सूर्य की जो इंसोलेशन है उसको छोड़ती है। लेकिन आपका जो लैंड है वो क्या है, ओपेक है, अपारदर्शी है। सन की किरणों को अंदर नहीं जाना पड़ता, बस 10 सेंटीमीटर का हिस्सा जो लैंड का होता है वही गर्म होता है। इसलिए लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होती है। और यही रीजन है कि आपका जो राजस्थान है, राजस्थान में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात का टेम्परेचर 15, कभी 10, कभी माइनस में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको जो कोल्डेस्ट मंथ है, कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है वो बता रखा है। जनवरी में सबसे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है। और जो विंटर है ना, सर्दियां यहाँ पे बहुत छोटी होती है, सिर्फ 2 महीने की होती है। सिर्फ दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे क्या होती है, सर्दियां होती है। यहाँ पे जो आपके डस्ट स्टॉर्म सुने हैं ना, मिट्टी के तूफान, धूल भरे जो तूफान होते हैं वो यहाँ पे बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है, हवा बहुत स्पीड से चलती है। हवा यहाँ पे स्पीड से क्यों चलती है? क्योंकि आपका ये जो डेजर्ट एरिया ना, ये देखो, ये जो आपका डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया में आपके जो प्लांट्स हैं, आपके ट्रीज हैं, इसकी क्या है, कमी है। यहाँ पर जो आपका डेजर्ट है इसमें आपकी बिल्डिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से हवा को रोकने के लिए कोई भी अवरोध नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है हवा के रास्ते में। और जिस कारण हवा की स्पीड यहाँ पे डेजर्ट में बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो ये रेत के टीले हैं, यहाँ पे देखो, ये आपका रेत है, ये रेत के टीले हैं। तो जब इसके ऊपर से हवा जाती है ना, तो ये हवा क्या करती है, इस हवा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इस रेत को अपने साथ उठा लेती है, उड़ा ले जाती है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका डस्ट स्ट्रोम, आपके तूफान, आंधी तूफान बोला जाता है। ठीक है। ये रहा आपका थार डेजर्ट। थार डेजर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा। आप देखो, आपने थार डेजर्ट में पढ़ लिया कि विंड की स्पीड ज्यादा है, बालू के टिब्बे मिलते हैं, 60% हिस्सा थार डेजर्ट का राजस्थान में है। अगर थार डेजर्ट का पाकिस्तान और इंडिया में देखे तो पाकिस्तान में 15% है और 85% हिस्सा थार डेजर्ट का इंडिया में है। थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा आपका हरियाणा है, पंजाब है, और ये आपका गुजरात, इसमें भी लगता है। ये सब आपने पढ़ लिया। और हाँ, थार डेजर्ट के बारे में हमने ये भी देखा कि वहां पे एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों हाई होता है। थार डेजर्ट के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा, और जो बारिश है वो कम होती है। अब थार डेजर्ट में पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं? देखो, थार डेजर्ट में ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जिनको पानी की नीड कम होती है। और थार डेजर्ट जो है ना, वहां पे ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं, उगे हुए होते हैं, वो खुद से ही उगते हैं, उन्हें कोई ह्यूमन नहीं उगाता है। थार डेजर्ट में ऐसे पौधे हैं जिनकी रूट बहुत गहराई तक फैली हुई होती है। और वो जो जब उन वे जो पेड़ ऐसे होते हैं कि वे अपने रूट्स के थ्रू, ये ऊपर से ऐसे है, इनकी रूट ऐसे नीचे इतनी लंबी लंबी फैली हुई है, और अपनी रूट के थ्रू नीचे जो वाटर टेबल है, इस वाटर टेबल से ये क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, रूट ऑस्मोसिस के थ्रू। और पानी की जो कमी है, मॉइस्चर की जो कमी है, वो पूरा करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से पेड़ है ये आपसे पेपर में पूछे गए हैं।
फ्लोरा यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधे, इसमें बोनी झाड़ियां मिलती है यानी कि छोटी छोटी झाड़ियां मिलती हैं। और ड्रोट रेजिस्टेंट ट्रीज यानी कि ऐसी ट्री जो सूखे को सहन कर सके, ऐसे पेड़ है वहां पे। कीकर है, गोंद अरेबिका पेड़ है, एकेशिया है, ये पेपर में पूछा गया है, PYQ। जोजोबा है, खेजरी, ये भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूफ्रोबिया, और जो खेजरी है ना वो क्या है, एक इंडिजीनियस ट्री है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक देशी वृक्ष है, आम पौधा है ये, जो रेत के टीले ना, रेत के टीलों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका है खेजड़ी ट्री। यहां से हवा आ रही है, देखो जब तक इस हवा की स्पीड को कोई नहीं रोकेगा तो ये हवा अपने साथ क्या लेके आई है, मिट्टी तो उड़ा कर लेके आती है। जब इस हवा के रास्ते में ये पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ की वजह से क्या हो जाता है, हवा अपने साथ जो भी लेके आती है ना वो यहाँ गिर जाता है, और गिर के क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। और इसी की वजह से आपके थार डेजर्ट में क्या बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं। जब तक इस हवा की स्पीड को, इस हवा के रास्ते में कोई अवरोध नहीं आएगा तो आपके रेत के टीले नहीं बनते हैं, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि रेत के टीलों के नीचे समय समय पर दफन होने का सामना भी ये करते हैं। जो थार रेगिस्तान के जीव हैं, बाज हैं, केस्ट्रेल है, ये देखो मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधे तो आपने देख लिए, खेजड़ी है, यूफ्रोबिया है, एकेशिया है। यहाँ पे एनिमल कौन कौन से मिलते हैं, फाल्कन है, केस्ट्रल है, ब्लैक बक, चिंकारा, इंडियन वाइल्ड एस है, फोक्स है, आपका क्वेल है, वल्चर है, रेप्टाइल्स, सांप बहुत मिलते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, देखो इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो सिर्फ अपने, जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। तो राजस्थान में जो स्पीसीज जो डेंजर में है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो कौन सी है, बस्टर्ड, ये डेजर्ट में पाई जाती है, बस्टर्ड, BUSTARD, बस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ का और पढ़ते हैं, रिवर कौन कौन सी है। देखो यहाँ पे जो लूनी नदी है, लूनी नदी जो है यहाँ पे, अभी देखो नेक्स्ट चैप्टर आपका ड्रेनेज बेसिन ही हम करने वाले हैं। कल हम ड्रेनेज बेसिन को शुरू कर देंगे। ड्रेनेज बेसिन में कल सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम हो जाएगा, और आपका गंगा रिवर सिस्टम हम कवर कर देंगे। आप एक बात देख लो, जो रिवर है ना, रिवर में आपको याद करना पड़ेगा, क्या डिस्चार्ज हो गया है रुचि आपका, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो क्लास रह गई है वो आपका जब क्लास अपलोड हो जाए ना तो उसमें देख लेना, कोई नहीं। आपको फोन में चार्जिंग नहीं थी तो कोई बात नहीं, अब वाली जो पहले ही क्लास, पहले ही फोन को चार्ज कर लिया करो। आपको पता होता 8 बजे क्लास आएगी, मैंने इतने सारे जो शेड्यूल है ना वो आपके लिए पहले ही डाल दिए हैं। आपकी डेली क्लास है, संडे को भी क्लास है इस बार, ठीक है, क्योंकि आपकी 2 क्लास नहीं होती तो मैं संडे को क्लास लूंगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ड्रेनेज यानी कि जो रिवर है, रिवर के बारे में पढ़ेंगे, और रिवर आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी और कहाँ पर ये मिलती है, कहाँ से रिवर शुरू होती है, कहाँ पे मिलती है, कहाँ खत्म होती है, और कहाँ पर पानी गिराती है, ये सब आपको करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं। अब जो लूनी नदी है ना वो अरावली पर्वतमाला पर जो पुष्कर घाटी है ना वहां से निकलती है, और ये जो है ना सिंचाई व्यवस्था के लिए यह क्षेत्र, ये लाइन उल्टी हो गई होगी, 1 मिनट। जो मेजर इरिगेशन सिस्टम रीजन है राजस्थान का, जो कैनाल सिस्टम है, ठीक है, वो है लूनी रिवर यानी कि लूनी नदी। ऐसे ही इंदिरा गांधी कैनाल है, आपकी इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल है जिसकी लंबाई 650 मीटर है,
ठीक है। ये फ्रेश वाटर, इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो राजस्थान के जो थार डेजर्ट वाला एरिया है वहां पर क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है और जो इरिगेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम एरिया है। यहाँ पे ताल छप्पर सेंचुरी भी है, जो जहाँ पे जो आपके पक्षी हैं उनको क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, और ये आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक बक मिलते हैं, फोक्स और ये सब मिलते हैं। और सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व भी है यहाँ पे जलोर डिस्ट्रिक्ट में। और केवला देव घाना नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। केवला देव घाना नेशनल पार्क ये आपका जैसलमेर में है। ठीक है, याद रखना ये एग्जाम में पूछा गया है। उसे बाद बोलते हैं कि जो थार डेजर्ट है ना, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम है, 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर मिलते हैं। और ये क्या है, इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट। पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखे ना कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डेजर्ट है, उन डेजर्ट के अकॉर्डिंग ये जो आपका राजस्थान का थार डेजर्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट है। लेकिन अगर इंडिया के बाकी एरिया के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू अदर रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। थार डेजर्ट में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी याद रखना, 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर में 83 जो पीपल है वो रहते हैं। वही अगर मैं इंडिया की एवरेज बताऊं ना तो वो क्या है, 385 डेंसिटी क्या है इंडिया की, यानी कि एक स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर में किलोमीटर में 385 लोग रहते हैं। और जो आपका थार डेजर्ट है ना, ये लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग एरिया यानी कि ऊन उत्पादक क्षेत्र बन गया है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु जो पालन है, पशु को पालने का जो काम है वो यहाँ पे बहुत कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और जो लैंड टेरेन, मतलब कि यहाँ पे जो मिट्टी है, जो भूमि का भाग है वो खेती के अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या है, किस में वृद्धि होगी है, पशुपालन में। ये देखा गया है कि जो लैंड है, लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है। क्यों एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है। तो इसको देखते, इसकी वजह से जो वहां के लोग हैं, जो वहां के नॉर्मल पीपल है, लोकल पीपल है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया और उन पशुओं के थ्रू अपना जो जीवन है उसको जी रहे हैं। फार्मिंग को फेवर नहीं करते। यहाँ पे जो खरीफ थोड़ी बहुत क्रॉप तो उगाई जाती है, जैसे ये आपका राजस्थान है ना, राजस्थान का ये वाले हिस्से में थोड़ी बहुत आपकी क्या होती है, खेती होती है। यहाँ पे दालें हैं, बाजरा यहाँ की मेन क्रॉप है। सोलर और विंड एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे यूज की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को पैदा करने के लिए सोलर और विंड एनर्जी का यूज किया जा रहा है। देखो यहाँ पे दो नेचुरल चीजें हैं, विंड की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो इन इन दोनों से ही क्या किया जा रहा है, वहां पे वहां पे क्या बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आगे समझ में। अब आपका है कोल्ड डेजर्ट। इंडिया का आपने एक हॉट डेजर्ट पढ़ लिया, वार्म डेजर्ट पढ़ लिया। अब ये देखो आपका ये क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है लद्दाख। जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का, जो कि ग्रेटर हिमालय में लाई करता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में, मतलब कि यहाँ पर ये आपका क्या है, लद्दाख है। इसको घेरा हुआ है किसने, कराकोरम ने। देखो ये आपका क्या है, लद्दाख है। यहाँ पे आपकी क्या है, कराकोरम रेंज है नॉर्थ में, और नीचे क्या है आपका, जास्कर रेंज है साउथ में। और जो सिंधु नदी है वो यहाँ से फ्लो करती है, लद्दाख से फ्लो करती है। यानी कि सिंधु नदी आपकी कराकोरम और जास्कर दोनों को काटती है।
हिंदी में देख लो। जो लद्दाख है वो भारत का ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ है, वृहत हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में मिलता है। और ये लद्दाख है। लद्दाख के नॉर्थ में क्या है आपका कराकोरम, साउथ में क्या है जास्कर, और यहाँ से आपकी जो सिंधु नदी है वो क्या है, वो यहाँ से होकर बहती है। और यहाँ की जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक यहाँ पे ऊंचाई मिलती है। और लद्दाख में जो हवा है वो बहुत पतली है, और इसलिए जो सूरज की गर्मी है, गर्मी की जो तीव्रता वो बहुत ज्यादा महसूस होती है। मतलब कि यहाँ पे जो हवा है ना, हवा पतली है। पतली क्यों है हवा बेटे? क्योंकि वहां पे आपकी जो डेंसिटी, आपका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी क्यों? मतलब कि आपका जो हवा है ना, हवा में जो मिट्टी के कण हैं, आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये क्या हो जाते हैं, कम कम हो जाते हैं। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो प्रेशर है विंड में क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसलिए हवा क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और पतली हवा होने की वजह से वहां पे जो गर्मी है वो ज्यादा महसूस होती है। और गर्मियों के दौरान जो दिन का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर, और रात में -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। और इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि ये जो है ना, ये हिमालय पर्वत के वर्षा, ये किस में आता है, रेन शेडो एरिया में। ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर तो जब, एक मिनट, ऐसे है, यहाँ पे है आपका लद्दाख। जब हवा ऐसे चढ़ती हैं तो इस वाले पार्ट पे तो बारिश हो जाती है, लेकिन जब हवाएं नीचे उतरती है तो यहाँ पे बारिश नहीं हो जा पाती, और ये एरिया सूखा रह जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लद्दाख है, लद्दाख में बारिश कम इस वजह से होती है क्योंकि ये जो आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के रेन शेडो एरिया में ये क्या हो जाता है, रेन शेडो एरिया में, इसलिए वहां पे वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो झाड़ियां है, वनस्पतियां, मतलब कि बहुत कम झाड़ियां वनस्पतियां मिलती है। कोई पेड़ पौधा ऐसा आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत घास ये देखने को मिलती है। अच्छा, वहां पर अखरोट, सेब, ये सब जो फल है वो ग्रीष्म ऋतु में मिलते हैं। और इस क्षेत्र में आपका याक है, जंगली बकरी है, भेड़ है, और कुछ कुत्ते, ये सब क्या है, शामिल है। ठीक है। आ गया सबको समझ में? आपका जो डेजर्ट है, डेजर्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, ये दी, ये वाला पार्ट सारा यहां तक, यानी कि तटवर्ती क्षेत्र। भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो देखो इतनी है, याद रखना, 7516.6 किलोमीटर। ये 7516.6 किलोमीटर तब है जब इसमें हम जो आपके आइलैंड्स है, द्वीप है, उनको भी शामिल करते हैं। अगर हम सिर्फ केवल इस मेन पार्ट की देखें ना, ये वाला कितना है, तो वो है आपका 6100 किलोमीटर। ठीक है। 610 किलोमीटर सिर्फ ये मेन लैंड के, लेकिन इसमें भारत के द्वीप भी ऐड करते तो उनकी लंबाई इतनी है, 1197। ठीक है। और ये जो आपका कोस्टल एरिया, ये 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करता है, छूता है। जो भारत की ये तट रेखा, ये कैसा है, सीधी है, नियमित तट रेखा, और क्रिटेशियस काल के दौरान जो गोंडवाना भूमि है उसमें फोल्ट पड़ने के कारण ये बनी थी। ठीक है। वैसे तो जो भारत है, भारत का जो तट है वहां पे बहुत अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह जो है उसके लिए जो स्थान है वो उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पे बहुत जो नेचुरल पोर्ट है ना वो बहुत कम है इंडिया में। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट वो स्थान होता है जहां पे आपके जो शिप है वो सामान को उठाते हैं और उतारते हैं। जहां से शिप पर सामान को चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है उसको बोला जाता है पोर्ट। ठीक है। जैसे आपका इंडिया में तो अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन आपका यूरोप है, यूरोप का जो एरिया है, यूरोप का जो ये तटवर्ती एरिया, वो बहुत अच्छी क्या है, कंडीशन प्रोवाइड करता है कि वहां पे नॉर्मल आपके प्राकृतिक बंदरगाहें हैं। ठीक है। जबकि जो अफ्रीका और भारत है वहां के जो तट है वो ऐसे ऐसे नहीं, वो क्या है, ऐसे सीधे है। ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर,
गोंडवाना लैंड के विघटन के बाद क्रिटेशियस या प्रारंभिक तृतीय काल के दौरान अस्तित्व में आए थे। ठीक है, ये देखो कौन कौन से राज्य की जो सीमा है वो आपके कोस्टल एरिया से लगती है। सबसे लंबी जो कोस्टल रेखा जो समुद्र से लगती है वो लगती है गुजरात की, याद रखना। गुजरात पहला, गुजरात के बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे आपका गोवा, गोवा के बाद ये कर्नाटक की सीमा लगती है, कर्नाटक के बाद ये केरला, ऐसे इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका क्या है, वेस्ट बंगाल। ये सारे आपके 9 राज्य हैं जिनकी सीमा किस से लगती है, समुद्र से लगती है। ठीक है, और 4 आपकी यूनियन टेरिटरी भी हैं जिनकी सीमा लगती है। आपका दमन है, दीव है, ठीक है, आपका पुडुचेरी है, इनकी क्या लगती है, सीमा इससे लगती है। इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी है, और ये जब है 7516.6, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जब है, जब इसमें हम जो आइलैंड है, आइलैंड की भी लंबाई को शामिल करते हैं। जो कोस्टल एरिया है उसमें, कोस्टल जो एरिया उसमें 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो सीधी है, रेगुलर है, ज्यादा कटी फटी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे जो नेचुरल पोर्ट्स है उसके लिए कंडीशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन वही मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप की जो तट रेखा वो कैसी है, बहुत ज्यादा कटी फटी हुई है, जिसकी वजह से वहां पे नेचुरल हार्बर बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो इंडिया है और अफ्रीका है उनकी नहीं है। ठीक है, अब आपका है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस एंड सबमर्जेंस। ये आपने मैप देखा होगा, ठीक है, इस मैप में आपको एक चीज दिख रही है, सबमर्जेंस, एमरजेंस, और ये पूरा है, ये पूरा जो है ये किसका एग्जांपल है, एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब क्या है, लैंड पार्ट का ऊपर उठना, समुद्र में, समुद्र के पास जो भी कोई लैंड पार्ट है जब वो ऊपर उठ जाता है तो उसको बोला जाता है एमरजेंस। वही सबमर्जेंस क्या होता है, जब आपका कोई लैंड पार्ट समुद्र में धंस जाता है, नीचे धंसता है, तो उसको बोला जाता है सबमर्जेंस। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट पूरा एग्जाम्पल है एमरजेंस का, वही वेस्टर्न कोस्ट किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड यानी कि मिश्रित एग्जाम्पल है। इसका ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यहां तक, ये जो पूरा पार्ट है ये किसकी वजह से बना है, ये सबमर्जेंस, यानी कि जो आपका लैंड पार्ट है वो नीचे धस गया है यहाँ से। वही जो नीचे वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है आपका, कर्नाटक है, केरला है, गोवा वाला पार्ट है, यहाँ से जो इंडिया का पार्ट है ये क्या हुआ है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यहाँ पे एमरजेंस हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में सबमर्जेंस क्या है। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंसी इज फॉर्म ईदर बाय एन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड, या तो जो लैंड पार्ट है वो ऊपर उठ गया है, या फिर जो आपका सी लेवल है वो नीचे चला गया है, ये तब होता है आपका एमरजेंस। और कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या होता है, एकदम अपोजिट। ठीक है, यानी कि जब आपका कोई भी पार्ट नीचे, लैंड का कोई पार्ट समुद्र में नीचे धंस जाता है, या आपका जो सी लेवल है वो ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से वो लैंड पार्ट अपने आप ही पानी के नीचे चला जाता है, इसको बोला जाता है एमरजेंस और सबमर्जेंस। ठीक है, आपका जो ये समुद्र है ना, ये आपको दिख रहा है, बार है, स्पिट है, लेगून, आपका बीच, सी क्लिफ, ये फीचर है इमरजेंस के। ये कब बनते हैं बेटे, जब आप जियोमॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हो, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी और आपका कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि आपका जो ये समुद्र में ये जो धाराएं चलती है ना, वेव चलती है, इनकी वजह से कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं, वो ये नेम है आपके लैंड फॉर्म के। ठीक है, जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, यानी कि ये इंडिया, इंडिया का ये ईस्ट कोस्ट है, स्पेशली इसका जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ये, जैसे तमिलनाडु, ये क्या है, कोस्ट ऑफ एमरजेंस है। और जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, ये दोनों का एग्जाम्पल है, एमरजेंस का भी और सबमर्जेंस का भी।
मुझे ये बता दो कि एमरजेंस और सब इमरजेंस सबको समझ में आ गया क्या होता है? एमरजेंस क्या होता है, सब इमरजेंस क्या होता है, ये समझ में आ गया। जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ये वेस्टर्न कोस्ट का बता रहे हैं, वेस्ट या इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, इसका ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये सबमर्ज्ड है, यानी कि नीचे धंसा हुआ है। किसकी वजह से? फोल्टिंग की वजह से, फोल्ट पड़ने से। क्या होती है फोल्ट, ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो सदर्न पोर्शन है जैसे केरला का कोस्ट है, ये एमरजेंस का एग्जाम्पल है। आपका कोरोमंडल कोस्ट, ये आपका देखो ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास ये जो कोस्ट है इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? एमरजेंस का। मालाबार कोस्ट, ये आपका केरला है, केरला के यहाँ पर इस कोस्ट का क्या नेम है? आपका मालाबार। मालाबार कोस्ट किसका एग्जाम्पल है? एमरजेंस का। वही आपका कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा में जो कोस्ट का नेम है वो है कोंकण, ये किसका एग्जाम्पल है? आपका कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, ये यहाँ पे दे रखा है। देखो ये है कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु के पास ये जो आपका एरिया है, जो तमिलनाडु का जो हिस्सा समुद्र से लगता है उस कोस्ट को बोला जाता है कोरोमंडल, और ये एमरजेंस का एग्जाम्पल है। वही जो आपका केरला है, केरला के सामने ये जो आपका कोस्टल एरिया इसको बोला जाता है मारलाबार कोस्ट, और ये वाला पूरा कोस्ट क्या है? कोंकण कोस्ट है। ये किसका एग्जाम्पल है? सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया सबमर्जेंस क्या होता है, एमरजेंस क्या होता है? सबमर्जेंस एमरजेंस क्लियर हो गया। बेटे बताओ मेरे को, आपको सबमर्जेंस और इमरजेंस क्लियर हो गए? बस आपका ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला टॉपिक है ना, थोड़ा सा और रह गया, वो तो कल 2-3 स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का ड्रेनेज बेसिन। कल ड्रेनेज बेसिन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा जो आप जो इंडिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो उसमें जो रिवर है, रिवर का थोड़ा सा देख लेना। वैसे तो मैं आपको डीप से करवाऊंगी, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपको ये पता लग जाएगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इनके नोट्स बना लो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा और समझा दूंगी कल। जो नहीं, मैंने आज भी क्लास में पूछा था तब आपने ज्वाइन नहीं किया था। कल आप क्लास में 8 बजे ही ज्वाइन कर लेना। मैं स्टार्टिंग में कल थोड़ा सा जो आपको नहीं समझ में आया ना वो मैं दोबारा से समझा दूंगी, और पॉइंट को नोट आउट कर लेना कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है। जो आपको नहीं समझ में आया होगा वो पहले ही मैं आते ही क्लास में समझा दूंगी, और फिर आगे हम जो है ना कल शुरू करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपकी सेम टाइमिंग पे हम मिलेंगे 8 बजे। टाइम मत भूला करो, 8 बजे ही क्लास रहती है। 8 बजे हम मिलेंगे और हम अपना जो टॉपिक है वो करेंगे। थोड़ा सा अब हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा मिले आपको। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपना टारगेट सेट कर लो कि मेरे को 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 120 क्वेश्चन मेरे को ठीक करने हैं। वो आप टारगेट सेट करो कि 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आप
कौन से में से ठीक करोगे? 90 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन अगर आपके सेकंड पेपर में ठीक है तो बाकी के 27 28 क्वेश्चन किस में से ठीक होने चाहिए? पेपर 1 में से। दोनों की स्ट्रेटेजी लेकर चलो, अपना सामने एक स्टिकी नोट ले और उस पे रख लो चिपका कर कि मेरे को इतना परसेंटेज मार्क्स लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे।